नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से कक्षा 12वीं में व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में व्यवसायिक वित्त इकाई 9 पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने व्यवसायिक वित्त का आशय जाना, वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों को जाना, जिसके अंतर्गत लाभ को अधिकतम करना, अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति करना, संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना। इसके पश्चात हमने वित्तीय नियोजन का महत्व पढ़ा, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, पर्याप्त कोष, भविष्य में जुड़ाव, व्यवसाय का कुशल संचालन, पर्याप्त तरलता, निर्भरता, सामंजस्य, पूंजी पर उचित प्रत्याय, वित्तीय नियंत्रण, पूंजी की सुरक्षा। इसके पश्चात हमने पूंजी संरचना को जाना और पूंजी संरचना की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों को जाना, जिसके 2 घटकों को हमने जाना, आंतरिक घटक और बाह्य घटक। आंतरिक घटक के अंतर्गत व्यवसाय की प्रकृति, आय की निश्चितता, वित्त की अवधि, व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा और भावी योजनाएं। अब हम जानेंगे बाह्य घटकों को। नंबर 1, विनियोजकों की प्रकृति। पूंजी संरचना के निर्धारण में निवेशकों का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में विभिन्न प्रकार के विनियोजक रहते हैं। कंपनी को विनियोजकों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रतिभूतियों का निर्गमन करना होता है, ताकि पर्याप्त वित्त प्राप्त हो सके। नंबर 2, पूंजी बाजार की दशाएं। पूंजी बाजार की स्थिति पूंजी बाजार में ऊपर या नीचे की ओर प्रवृत्ति का उल्लेख करती है। पूंजी संरचना को पूंजी बाजार की दशाएं प्रभावित करती हैं। तेजी की स्थिति में समता अंशों का एवं मंदी की स्थिति में ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। नंबर 3, पूंजी निर्गमन व्यय। पूंजी निर्गमन की लागत भी पूंजी संरचना के पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करती है। पूंजी संरचना पर पूंजी निर्गमन व्ययों का भी प्रभाव पड़ता है। पूंजी निर्गमन व्यय पूंजी की लागत में वृद्धि कर देते हैं, अतः ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनमें निर्गमन व्यय न्यूनतम हो। नंबर 4, मौसमी आवश्यकताएं। एक मौसमी व्यवसाय के मालिक को उपयोगिता और पेरोल जैसी लागतों को पूरा करने के लिए वर्ष भर पर्याप्त पूंजी रखनी चाहिए। मौसमी व्यवसाय जैसे गर्मियों के मौसम में गर्म कपड़े पूर्व से ले लिए जाते हैं, या
सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहले से खरीद के रख लेना, या बारिश के मौसम में छाते, रेनकोट आदि के व्यवसाय। मौसमी उद्योगों में समय विशेष पर अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। शेष समय पूंजी निरुपयोगी रहती है। अतः मौसमी उद्योगों में ऋण की व्यवस्था अल्पकालीन ऋणों से की जानी चाहिए। कानूनी प्रावधान। पूंजी संरचना कानूनी प्रावधानों से काफ़ी प्रभावित होती है। देश में प्रचलित जो हमारी कानून व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे कानून नियम हैं, उनको ध्यान में रखकर ही पूंजी की संरचना निर्धारित की जाती है। पूंजी संरचना कानूनी प्रावधानों से प्रभावित होती है। देश में प्रचलित नियमों के अनुरूप ही पूंजी संरचना का निर्धारण करना चाहिए। स्थायी तथा कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक। घटकों को जानने से पूर्व हम स्थायी पूंजी को जानें। स्थायी पूंजी वह धन है जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, जो हमारे पास रहती है, जैसे ज़मीन हो गई, गाड़ियाँ हैं, कार है। ये हमारी अचल संपत्तियाँ हैं जिनका हम बार बार और काफ़ी लंबी अवधि तक इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया गया विनियोजन स्थायी पूंजी कहलाता है। जब भी किसी हम स्थायी पूंजी को खरीदते हैं और जिससे हम संपत्ति से क्रय करते हैं, उसे हम स्थायी पूंजी ही कहेंगे। जैसे कि स्थायी पूंजी में भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, फर्नीचर एवं वाहन इत्यादि आते हैं। स्थायी पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। नंबर 2, व्यवसाय का आकार। नंबर 3, तकनीकी का विकल्प। नंबर 4, तकनीकी नवीनता। नंबर 5, विकास की संभावना। नंबर 6, विविधीकरण। नंबर 7, आपसी सहयोग। नंबर 8, जटिल उत्पादन प्रक्रियाएं। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। व्यवसाय की प्रकृति। इसमें 2 तत्व निहित होते हैं। प्रथम, उपक्रम निर्माण कार्य में लगा अथवा वितरण कार्य में लगा। व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति से निर्धारित होती है। व्यापारिक संस्था सिर्फ वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उत्पादन नहीं करते, अतः इन्हें निर्माणी संस्थाओं की तुलना में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। निर्माणी संस्थाओं को मशीन, संयंत्र एवं भवन तथा स्थायी निवेश भवन पर स्थायी निवेश करना पड़ता है। नंबर 2, व्यवसाय का आकार। जो कंपनी विस्तार कर रही है, आगे बढ़ रही है, उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता स्थिर रखने, बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े आकार की व्यावसायिक इकाइयों में स्थायी पूंजी उनके आकार के अनुरूप ही ज़्यादा होती है।
इसके विपरीत छोटे आकार की व्यावसायिक इकाइयों में कम स्थायी पूंजी लगती है। अगले बिंदु की तरफ जाएंगे। तीसरा बिंदु, तकनीकी का विकल्प। पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग करने वाली कंपनियों को अधिक निश्चित पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी प्रधान संगठनों में ज़्यादा स्थायी पूंजी एवं श्रम प्रधान संगठनों में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु, तकनीकी नवीनता। जिन उद्योगों में उन्नयन में तेजी है, उन्हें निश्चित पूंजी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा उपक्रम जिसकी मशीनों की तकनीक में जल्दी परिवर्तन होते हैं, जैसे कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित उद्योगों, वहाँ पर स्थायी पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योग में नवीनता आने के कारण जल्दी परिवर्तन होते हैं और नई मशीनों की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है हमारा पांचवा, विकास की संभावना। जब नई तकनीकी का आविष्कार किया जाता है तो पुरानी मशीनें पुरानी हो जाती हैं और नई मशीनें खरीदने की आवश्यकता होती है। विकासशील उपक्रमों में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इसके विपरीत स्थिर प्रकृति के उद्योगों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। अगला बिंदु, विविधीकरण। जिन कंपनियों की उत्पादों की अधिक श्रृंखला को शामिल करके उनकी गतिविधियों में विविधता लाने की योजना है, ऐसे उद्यम जो अपने उत्पाद के साथ ही साथ अन्य उत्पाद का भी उत्पादन करना चाहते हैं, उन्हें स्थायी पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला बिंदु, आपसी सहयोग। संगठनों के बीच आपसी सहयोग एक ठोस नींव पर बनाया जा सकता है, जो स्थायी और वास्तविक मार्ग प्रशस्त करता है। यदि दो या दो से ज़्यादा व्यावसायिक उपक्रम आपस में सहयोग कर संपत्तियों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें स्थायी पूंजी की कम आवश्यकता होती है। अगला बिंदु हमारा जटिल उत्पादन प्रक्रिया। जिस उपक्रम में जितनी अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग होता है, वह व्यवसाय उतनी अधिक स्थायी पूंजी चाहता है। यदि उत्पादन की प्रक्रिया जटिल है, तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है, इसे जानते हैं। एक व्यवसाय की पूंजी जो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग की जाती है, वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में गणना की जाती है, जो वर्तमान देनदारियों को घटाती है। कार्यशील पूंजी मुख्य रूप से व्यापारिक क्रेडिट से ली गई है, जिसमें भुगतान योग्य नोट्स और बिल शामिल हैं। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जैसे कच्चा माल क्रय करने के लिए,
वेतन देने के लिए मजदूरी, किराया इत्यादि कार्यशील पूंजी से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। नंबर 2, व्यवसाय का आकार। नंबर 3, उत्पादन में लगने वाला समय। नंबर 4, विक्रय का तरीका। नंबर 5, व्यापार चक्र। नंबर 6, मौसमी कारक। नंबर 7, व्यापारिक जोखिम। नंबर 8, बैंकिंग सुविधा। अब हम इन घटकों को विस्तार से जानेंगे। पहला बिंदु हमारा व्यवसाय की प्रकृति। नियमित एवं निश्चित मांग वाले व्यवसायों में अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है। व्यवसाय की प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। जिन व्यवसायों में रोकड़ का प्रवाह नियमित बना रहता है, वहाँ कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। हमारा अगला बिंदु है व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होता है, उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हमें होती है। बड़े आकार वाले उपक्रम में अधिक कार्यशील पूंजी की एवं छोटे आकार वाले उद्योगों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला बिंदु है तीसरा, उत्पादन में लगने वाला समय। उत्पादन प्रक्रिया की सामान्य अवधि लंबी है, जैसे कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना, अधिक भंडार व्यय आदि, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने में अधिक समय लगता है, तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है हमारा विक्रय का तरीका। यदि माल उधार बेचा जाता है, तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि हम नकद माल बेचते हैं, तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। उधार विक्रय करने वाली संस्थाओं को अधिक कार्यशील पूंजी की एवं नकद विक्रय करने वाली संस्थाओं को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला बिंदु है व्यापार चक्र। एक व्यापार चक्र विशेष रूप से रोजगार उत्पादन, आय, कीमतों, मुनाफों आदि गतिविधियों में उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है। तेजी मंदी के व्यापार चक्र से भी कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। तेजी की स्थिति में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 6, मौसमी कारक। मौसमी उद्यम में मौसम के दौरान कार्य को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे चीनी उद्योग जिसका संचालन अत्यधिक मौसमी है। मौसमी उद्योगों में मौसम में अधिक कार्यशील पूंजी की एवं मौसम समाप्ति के उपरांत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला बिंदु है व्यापारिक जोखिम। व्यवसाय में जोखिम अधिक है तथा मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमेशा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
जोखिमपूर्ण व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की एवं कम जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला बिंदु है बैंकिंग सुविधा। ऐसी संस्थाएं जिन्हें पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होती हैं, शीघ्र वित्त की व्यवस्था कर सकती हैं। यदि व्यवसाय की साख अच्छी है और उसे आवश्यकता होने पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो सीमित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अब हम आज की इकाई की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले हमने जाना व्यावसायिक वित्त का आशय। इसके बाद हमने वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य को जाना, जिसमें लाभ के अधिकतम करना, अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति, संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना। इसके बाद हमने वित्तीय नियोजन को जाना, वित्तीय नियोजन का महत्व, इसके अंतर्गत व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, पर्याप्त कोष, भविष्य में जुड़ाव, व्यवसाय का कुशल संचालन, पर्याप्त तरलता, निर्भरता, सामंजस्य, पूंजी पर उचित प्रत्याय, वित्तीय नियंत्रण, पूंजी की सुरक्षा। इसके बाद हमने पूंजी संरचना को जाना और उसको प्रभावित करने वाले घटकों को जाना, जिसके अंतर्गत हमने आंतरिक घटक, व्यवसाय की प्रकृति, आय की निश्चितता, वित्त की अवधि, व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, भावी योजनाएं। इसके बाद हमने बाह्य घटक को जाना, विनियोजकों की प्रकृति, पूंजी बाजार की दशाएं, पूंजी निगमन व्यय, मौसमी आवश्यकताएं, कानूनी प्रावधान, कार्यशील एवं स्थायी पूंजी को हमने जाना। अब छात्रों, गृह कार्य। प्रश्न 1, वित्तीय प्रबंध से क्या आशय है? प्रश्न 2, पूंजी संरचना का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए। प्रश्न 3, स्थायी पूंजी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य बताइए। प्रश्न 5, वित्तीय नियोजन का महत्व बताइए। प्रश्न 6, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।